नमस्ते जी, हेलो। आज के जो पॉडकास्ट होने वाला है वो हम करने वाले हैं फायर ब्रांड लेडी एसडीएम पूनम गौतम के साथ, क्योंकि उन्होंने यूपी पीसीएस में 3rd रैंक ली थी। अगर आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो इस पॉडकास्ट को आखिर तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम और आर पॉडकास्ट हो, इतना मतलब कीमती समय हमको देने के लिए। तो सबसे पहले आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों के माध्यम से मैं जो भी आप पूछना चाहेंगे मैं पूरी ऑनेस्टी से उनका जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैसे कि आप मेडिकल फील्ड से थी, तो आपने एमबीबीएस किया, तो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड कि आपने मेडिकल फील्ड छोड़ के सिविल सर्विस में आके, मतलब क्या रीज़न रहा? देखिए, ये बहुत ही मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है अभी तक मुझसे। आई थिंक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए आफ्टर सिलेक्शन, सब में मेरे से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया। इवन मेरे एग्ज़ाम में भी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, जो मुझे एक्सपेक्टेड था। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेडिकल फील्ड जो थी मेरे लिए, उसने मुझे एज अ पर्सन बहुत अच्छा डेवलप किया। और जैसा कहते हैं डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं, तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन से मैं बिलोंग करती थी, इवन करती हूँ। बट जब मैं ये मेडिकल करियर अपना परस्यू कर रही थी, तो उस समय मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। और ड्यूरिंग मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने ऑप्स गायनी से किया है, वहाँ मैंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी, ऐसे इंसिडेंसेस देखे जहाँ मुझे लगा कि एज ए डॉक्टर शायद मैं सिर्फ एक तरफा काम कर पाऊंगी, वो है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल हेल्थ, दैट इज फिजिकल। बट हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इलनेस करती हैं, वो फिजिकल भी होती, मेंटल भी होती, साइकोलॉजिकल भी होती हैं, और फीमेल रिलेटेड अदर्स। तो वो सारी चीज़ें जो मुझे लगा कि अगर मुझे एक ऐसी प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे मैं ब्रॉडली कवर कर सकती हूँ, तो इस सोच के साथ मैंने अपना करियर जो है वो स्विच किया। तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था कि जब आपने, मतलब कि एमबीबीएस हो चुकी थी, आप डॉक्टर थी, अच्छा खासा लाइफ चल रहा था, तो जब आपने अपने फैमिली में डिस्कस तो किया ही होगा कि यार अब ना एमबीबीएस मेडिकल फील्ड छोड़ के अब हम सिविल में जाएंगे, तो क्या रिएक्शन क्या था? ऐसा रिएक्शन तो नहीं था कि यार पागल तो नहीं होगी, यार चेंज कर रही, मतलब नहीं, ऐसा क्या देखिए, रिएक्शन था? इसमें तो मैं कहूँगी कि बहुत ही मेरा डिफरेंट एक्चुअली एक्सपीरियंस है। पहली चीज़, ये जो डिसीजन है दैट इज ड्रिवन फ्रॉम दी फैमिली एक्चुअली। ये मेरी ओरिजिन नहीं है इस डिसीजन की। मेरी आफ्टर मैरिज मेरे इन लॉज और फैमिली की तरफ से ये एक पॉइंट उठाया गया कि अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो सिविल का आप एक बार सोच सकते हैं। तो आई थिंक उस समय तो मुझे लगता था कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही स्टुपिडिटी वाला मतलब डिसीजन है, बिकॉज उस टाइम पे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी थी, मेरी एसआरशिप चल रही थी, मतलब मेरा करियर बिल्कुल चल रहा था, अच्छे से स्टार्ट हो गया था। तो उस समय मैंने ये जो डिसीजन लिया तो थोड़ा मुझे लग रहा था, डाउटफुल थी, आई वॉज इन डाउटफुल कि ये करना ठीक होगा कि नहीं। बट फैमिली का कॉन्फिडेंस और उनका जो मोटिवेशन मिला, तो मुझे लगा कि अच्छा एक ट्राई करके देख लेते हैं। तो ओरिजिन वहाँ से थी। बट यस, जब मैं इस प्रिपरेशन में गई तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ। एज ए डॉक्टर हम लोग बहुत ही ट्यूबुलर होते हैं, मतलब हम लोगों का बहुत सोशल अवेयरनेस उतनी नहीं होती इश्यूज में। वो चीज़ यहाँ पे जानने को मिली, समझने को मिली। तो आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन। तो मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आया, क्योंकि आप डॉक्टर भी थी, फिर फैमिली भी थी, और उसके बाद आपको सिविल सर्विस की एक प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो इन तीनों चीज़ों को हम मैनेज करने में कितनी डिफिकल्टीज आई? नहीं, डिफ़िकल्टी तो बिल्कुल थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, मैं भी नॉर्मल इंसान थी। बट येस, फैमिली सपोर्ट अच्छा रहा, हस्बैंड और इन लॉज का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी डॉटर उस समय थी, छोटी थी, ही वॉज 6 मंथ शी वॉज। तो फैमिली की जो डॉटर की केयर थी वो मेरे इन लॉज ने ही की। तो एक तरीके से कह लीजिए कि जो बर्डन था मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का, बेबी केयर का, वो टोटली मेरे ऊपर नहीं आ पाया, जिस कारण से मैं अपनी प्रिपरेशन कर पाई और फाइनली जो आपने कहा आपकी पीसीएस में 3rd रैंक आई थी, तो उस पर मैंने कुछ इंटरव्यूज में देखा था, तो आपने कहा था कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरी 3rd रैंक आएगी, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, और मॉक आपने घर पे ही टेबल तैयार कराई पूरी, क्या उसका क्या था? हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली जिस समय ये एग्ज़ाम था, तो मुझे मेन से जस्ट पहले 1 वीक बिफोर मुझे सीवियर डेंगू हुआ। और डेंगू इतना सीवियर था कि मैं बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी। इट वॉज लाइक मैं बेड पे ही थी
और कुछ भी ना ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं देख पा रही थी क्योंकि वो हेडेक कर रहा था। तो मैंने सोचा था मैं नहीं दे पाऊंगी, फिर भी एनी हाउ मैंने मेडिकेशन लिया, ठीक हुई। देन जिस दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ मेंस था उस दिन भी मुझे अगेन अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock हाई ग्रेड फीवर। फिर मैंने गिव अप किया, अब मैं नहीं जाऊंगी। देन मेरे हस्बैंड ने फिर से अगेन, उन्होंने मॉर्निंग में सारा ट्रीटमेंट देने के बाद उन्होंने कहा ओके ठीक है, इफ़ यू फील बेटर देन गो, अदरवाइज ओके नॉट। तो बट ऐसा हुआ, आई थिंक वो भगवान की मर्जी थी कि मैं ठीक फील हो गया मुझे और मैं गई। हालांकि उन्होंने अपना मेंस ड्रॉप किया, मुझे ले गए और मैंने मेंस दिया। फिर इन बिटवीन जो गैप होता है 2 एग्जाम के बीच में, उस में आके मेरे को आईवी चढ़ाते थे एंड देन फिर मैं सेकंड पेपर के लिए रिचार्ज होती थी। तो इस तरीके से कुछ मैंने मेंस दिए थे। तो इसमें मेरी प्रिपरेशन मैंने कुछ नहीं कर पाई थी, आंसर राइटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं किया था। एंड देन बट हाँ, पेपर मेरे ठीक हुए थे बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि हाँ ठीक है, मैंने ठीक ठीक लिखा है अपनी तरफ से। तो मुझे लग रहा था शायद हो जाएगा बट इतना अच्छा नहीं होगा कि मैं इस लेवल तक जा पाऊंगी। एंड सेकंड जब इंटरव्यू का टाइम आया तो मैं 2020 का तब मैंने मेंस दिया था और मेंस के जस्ट आई थिंक 4 days बाद मेरा इंटरव्यू था 19 का। तो अगेन मुझे लगा कि मैंने मेंस बहुत सीरियसली दिया नहीं है और 3 दिन में मैं प्रिपरेशन कुछ कर नहीं पाऊंगी मॉक की। तो मैंने कोई मॉक नहीं ज्वाइन किया, कुछ नहीं किया, बस घर में ही जो मेरी जॉइंट फैमिली है उनका एक मैंने पैनल बनवाया सो दैट एक मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल जाए। और मैंने उन्हीं के साथ में अपना एक छोटा सा मॉक दे लिया एंड देन फिर उसके बाद। आपकी फैमिली के साथ बॉन्डेशन बहुत अच्छी है, तो सबसे आप क्लोज फैमिली में, क्योंकि कोई लोग अपने फादर के साथ क्लोज होते हैं, कोई मदर के साथ क्लोज, तो आप सबसे क्लोज किसके हैं फैमिली में? अगर मैं बिफोर मैरिज अपनी जो फैमिली है, वैसे तो मुझे सभी लोग बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनको सेम डेडिकेट करती हूँ, बट मेरी सिस्टर जो हैं नीलम, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया सिंस बिगनिंग और गाइड किया, केयर भी की और हर तरीके से एक उन्होंने मुझे बनाने में उनका योगदान रहा बिफोर मैरिज। आफ्टर मैरिज मेरे जो मेरी इन लॉज हैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड मेनली, वैसे तो सभी लोगों ने किया बट इन लोगों का ज़्यादा योगदान। तो जैसा कि सबको ही पता है कि एमबीबीएस में रैगिंग बहुत होती है, शायद सच भी है, तो ऐसा कोई किस्सा है कि आपकी जब रैगिंग तो होती है, जूनियर देते हैं इंट्रोडक्शन और सीनियर देते हैं कई तरीके के, तो कोई ऐसा रैगिंग वाला किस्सा है कॉलेज? हाँ, रैगिंग एक्चुअली हमारे टाइम पे रैगिंग जो थी, हमारा बैच लास्ट बैच था जो रैगिंग दे रहा था। ये बहुत आयरनी थी, मतलब हमने रैगिंग दी बट हमने रैगिंग नहीं ले पाई, तो इसका हमें हमेशा ही दुख है। तो उस टाइम पे एक अच्छी चीज़ ये थी कि जैसे हम लोगों को एक तरीके से जब हमें रैगिंग के लिए बुलाया जाता था हॉस्टल में, तो हम डिवाइड हो जाते थे। डिवाइड इन द सेंस कि सपोज कानपुर वाले हैं तो कानपुर वाले सीनियर्स हमारी रैगिंग भी लेंगे, वही हमारी देखभाल भी करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को डिवाइड कर लिया था। तो एक बार की बात है कि हम लोगों को मेढक बनने को बोला गया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब शॉकिंग था। मेढक कैसे बनते हैं, तो मतलब इस तरीके के कुछ फनी से इंसिडेंसेस थे, बट इट वाज गुड। उस समय थोड़ा लगता था कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों करा रहे हैं, बट आई थिंक हेल्दी रैगिंग इज वेरी गुड फॉर बॉन्डिंग, क्योंकि हम लोग बहुत नए होते थे, हम लोगों को कुछ पता नहीं होता था, सीनियर से इंटरेक्ट होते थे, फिर वो सीनियर हमारे टिल एमबीबीएस पूरा ध्यान रखते थे, तो अच्छा था, मतलब दैट वाज गुड। एसडीएम बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब कि इट इज़ इजी जो लोगों को लगता है फ़ोन में देख लिया, या प्रैक्टिकल कितना मतलब टफ है एसडीएम बनने के लिए, कितना लगता पोटेंशियल? कोई भी एग्ज़ाम आई थिंक इजी या टफ हम अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, और मेन जो उसमें डिपेंड करता है वो है आपका हार्डवर्क, डेडिकेशन और मिनिमल डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है अगर इस और प्लस एक प्रॉपर प्लान, जो आप टाइमली डिसीजन ले सके, अगर ये सारी चीज़ें आप सिंस बिगनिंग आपकी चलती हैं, तो आई थिंक कोई भी प्रिपरेशन जो है वो बहुत टफ नहीं होगी। एंड सेकंड, अगर आपने कोई सपोर्ट लिया, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो वो आपको असिस्ट ही करेगी, वो बेकार नहीं जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल के टाइम में सीरियस प्रिपरेशन कम लोग करते हैं। एक कहते हैं ना कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना इज सोशल प्रेस्टीज, तो वो वाली चीज़ अगर नहीं है, अगर डेडिकेटेडली आप कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत टफ नहीं है। अगर आप जो क्वेश्चन की डिमांड है, जो पेपर की डिमांड है, एग्जाम की डिमांड है, उसको समझ लेते हैं तो आपने जो कौन से की पॉइंट्स फॉलो करे थे
जब आपने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम निकाला था और 3rd रैंक आई थी, तो कोई जो टिप्स आपने फॉलो करी है तो ऑडियंस जान पाए तो? पहली चीज़ तो ये कि मैंने यूपीएससी की एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। आई थिंक वो ही मेरे लिए सबसे बेस्ट रही इस रिज़ल्ट के लिए, बिकॉज मैंने 2018 में जब यूपीएससी का 2017 एक्चुअली आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, तो प्रीलिम नहीं हुआ। 18 में मेरा प्रीलिम हुआ, लेकिन उस समय तक मैंने ये सोचा अब मैं नहीं करूँगी यूपीएससी की प्रिपरेशन, और मैं प्रीलिम दे के घर वापस आ गई। एंड देन रिजल्ट आता है कि मेरा प्रीलिम में सिलेक्शन हो गया, तो अगेन मैं मेंस के लिए फिर वापस गई प्रिपरेशन के लिए। तो मैं मेंस की प्रिपरेशन का समय मुझे नहीं मिल पाया, फिर भी मुझे जो भी टाइम मिला मैंने उसको पूरा डेडिकेट किया। एंड मेरा ऑप्शनल मेडिकल साइंस ही था जो मेरा ऑप्शनल था, तो ऑप्शनल काफ़ी बड़ा था एक्चुअली, और उसके लिए कोई भी सपोर्ट नहीं था। हमें अपना जो प्रीवियस नॉलेज था उसको खुद से ही रिवाइज करना था, एक ये चैलेंज था। सेकंड, मैंने क्योंकि ऑलरेडी प्रीलिम और मेंस का टाइम वेस्ट कर दिया था, तो जब मैं इंटरव्यू में गई फिर मेरा मेंस हो गया, और फिर जब मेंस हुआ देन आई गॉट कि अच्छा मेरा हो सकता है। इंटरव्यू गई, इंटरव्यू भी ठीक हुआ, मुझे लगा कि सेटिस्फैक्ट्री, नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बट सेटिस्फैक्ट्री हुआ। फाइनल रिजल्ट जब नहीं आया 2018 का यूपीएससी का, देन मैंने 2019 का पीसीएस का फॉर्म डाला। तो मैंने यूपी पीसीएस के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं की डेडिकेटेडली, मैंने यूपीएससी की ही सारी प्रिपरेशन की थी। हाँ, जो पॉइंट्स थे मेरे वो ये कि पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि मैंने पूरी जर्नी को बहुत इंजॉय किया। इंजॉय इन द सेंस कि मुझे ये कभी डर नहीं लगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मेरा डाउनग्रेड होगा। मुझे हमेशा ये लगा कि इस तैयारी से मुझे ना एक काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। लाइक मुझे व्हाट इज़ पॉलिटी, व्हाट इज़ हिस्ट्री, मतलब एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम क्या होंगे ये जानने को मिला। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगती थी पढ़ाई, मुझे ये पढ़ना बहुत पसंद था। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट जब आया मेरे अंदर तो मैं गहराई में जाती गई। दूसरी चीज़, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनको मैंने थॉरोली देखा था कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनका जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसका लेफ्ट राइट जितना भी है वो सारी चीज़। थर्ड, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद था, और हिंदू न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी उस समय, और अभी भी इनफैक्ट मैं उसको ही फॉलो करती हूँ। तो वो एक बहुत अच्छा वोकैब डेवलप करता था, एक अच्छी आपके थॉट डेवलप करते थे। तो एक मेरे इंडिपेंडेंट थॉट थे, ऐसा नहीं था कि किसी ने इस पे 4 लाइन ये लिखी है तो मैं वही 4 लाइन लेके आऊँगी, मैं अपना भी थॉट उसमें डालूंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। चौथा जो था, नोट्स मेकिंग। मेरी हैबिट रही, क्योंकि हम लोग मेडिकल के होते हैं तो हमारी आदत होती है नोट्स मेकिंग की। तो वो नोट्स मेकिंग, छोटी छोटी चीज़ों के मैंने एग्जाम के पर्पज से छोटे छोटे नोट्स बना रखे थे, तो वो क्विक रिवीजन में बहुत फ़ायदेमंद थे। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी फॉलो की। एंड आर्ट्स का तो मैंने ऐसा कोई डिवाइड नहीं किया, जितना भी मैक्सिमम समय हमें मिला हमने पढ़ाई को ही डेडिकेट किया। हाँ, फ़ोन से बिल्कुल दूर हो गई थी, मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया था। तो जो कोचिंग कल्चर चल रहा है आज यार, मतलब कि नॉर्मल यूपीएससी की कोचिंग की फीस आई थिंक लाख अबव है, तो कितना वर्थ इट है? मतलब कि मतलब किसी बच्चे की जिसको प्रिपरेशन करनी है तो क्या ज़रूरी है कि मतलब एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, या किसी पर्टिकुलर जाके वहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी? क्या खुद से या घर से हो सकता है या नहीं? कोचिंग का रोल बहुत ही मिनिमल है, बट मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिससे आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा है या क्या क्या रिसोर्स मटेरियल है, तो आप एक बार गाइडेंस ले सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आपने कोचिंग नहीं की है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आई थिंक अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। तो जैसा कि मुझे पता है कि जो यूपीएससी का एग्जाम है 3 फेज में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो जिसका सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्री या मेंस या इंटरव्यू? सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक जो टफेस्ट है दैट इज़ प्रीलिम, बिकॉज प्रीलिम इज़ वेरी वेरी अनप्रेडिक्टिव। और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। तो प्रीलिम इज द मेन, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही नहीं एंटर कर पाए तो आपकी राइटिंग स्किल कितनी भी अच्छी हो, आपकी पर्सनैलिटी कितनी भी अच्छी हो, सेकेंड एंड थर्ड फेज में आप क्वालिफाई ही नहीं हो पाएंगे। तो मोस्ट चैलेंजिंग जो है आई थिंक वो प्रीलिम ही है। प्रीलिम्स के बाद जो सबसे कैंडिडेट सबसे परेशान होता है इंटरव्यू में, तो एक दृष्टि के कोई है, नाम नहीं लूँगा मैं, तो उन्होंने एक किस्सा कहा था कि अगर हम चाह लें कि इस कैंडिडेट का सिलेक्शन करना है तो हम उससे पूछेंगे कि तुम्हारे मामा का क्या नाम है। अगर उसको हम चाह लें कि नहीं करने उसको करना है तो पूछेंगे हमारे मामा का क्या नाम है। तो इस तरीके कोई अतरंगे सवाल आपसे पूछे गए थे इंटरव्यू में?
नहीं, मेरा एक्चुअली यूपीएससी का भी इंटरव्यू वाज वेरी इंटेलेक्चुअल, ऐसा कुछ भी नहीं इस तरीके का पर्सनल चीज़ें या फेवर वाली कोई चीज़ नहीं पूछी गई या हिट करने वाली कोई चीज़ नहीं पूछी गई, ना ही यूपी पीसीएस में पूछा गया। इवन यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में रामजी मौर्य सर का बोर्ड था और 4 लोग थे पैनल में और बहुत ही अच्छे से एक, मैं इसको कहूँगी इंटरव्यू नहीं, एक हम लोगों का डिस्कशन काइंड था। जिस तरीके से उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे और हमारे बीच में बातें हुई, वो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि मैं कैंडिडेट हूँ, और बहुत ही अच्छे से बात की। फिर जब इनफैक्ट जब उन्होंने यही सेम क्वेश्चन मुझसे पूछा कि आप क्यों अपनी मेडिकल फील्ड से इस फील्ड में आ रही हैं और इतना वेस्ट होगा रिसोर्सेज एंड डिग्री एंड बहुत सारी चीज़ों, काफ़ी फ्रेम करके उन्होंने क्वेश्चन पूछा। काफ़ी सीनियर मेंबर थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। तो मैंने जो भी था मेरा मोटिव, मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया, चीज़ें बताई, तो वो इतने कन्विंस हुए कि उसके बाद जो हमारे 3rd और 4th मेंबर थे उन्होंने सिर हिला दिया, मुझे कुछ नहीं पूछना है। तो दैट वाज लाइक कि एक मेरे लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट अप भी था कि ओके ठीक है, सही ट्रैक पे जा रहा है मेरा इंटरव्यू। तो इस तरीके का उन्होंने, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी आपने एसडीएम होने का कहीं फ़ायदा मिला है कि कहीं पे आप गए हो और कुछ हो रहा हो और मतलब कि आपको ये जल्दी, जैसे कई बार होता है ना, कहीं हम जा रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिल रही या कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं ऐसा हुआ कि अरे मैं एसडीएम हूँ, जैसा ऐसा कुछ? देखिए, 2 चीज़ें होती, एक होता है आपकी पोस्ट, दूसरा होता है ग्लोरिफिकेशन ऑफ पोस्ट। तो मुझे लगता है कि जो पब्लिक सर्विस, इसका नाम ही है पब्लिक सर्विस, मतलब हम सर्वेंट हैं, हम बॉस नहीं हैं। तो हमें जितनी हमारी लिमिट डिसाइडेड है बाय रूल, हमें जितने पर्क्स हैं, जो भी चीज़ें अलाउड हैं, उस लिमिट में आई थिंक मैंने अवेल की होंगी। बट मुझे अगेन शो ऑफ करना या अपने पावर का मिसयूज़ करना या फिर प्रायोरिटी लेना कि मैं ये हूँ, आई थिंक ये मेरा नेचर नहीं है और आई थिंक फ्यूचर में भी नहीं रहेगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। एक बहुत टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि यूपी में कास्टिज्म बहुत फॉलो किया जाता है, तो कभी आपने, आपके साथ या पर्सनल, कभी आपने कास्टिज्म फेस किया है अभी तक, एसडीएम बनने तक, या कॉलेज स्कूल कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है यूपी का और पूरे होल इंडिया का। बिल्कुल बिल्कुल। यूपी में तो कास्टिज्म और ये सारी चीज़ें, इंडिया में चीज़ों को समय समय पर लेके इश्यूज बनाए जाते हैं। बट मेरे केस में सिंस बर्थ टिल नाउ अभी तक मैंने नहीं फेस किया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कास्टिज्म नहीं है। कास्टिज्म यूपी में तो सबसे ज़्यादा पीक लेवल पे, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो पूरी कास्टिज्म की है। आई थिंक जब एजुकेशन आ जाती है और जब आप थोड़े से स्किल्ड हो जाते हैं तो आप बियॉन्ड कास्ट रिलीजन आप सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि जब मैं डेवलप हुई इन सारी चीज़ों को क्रॉस करके, तो शायद दिस इज़ द रीज़न कि ये चीज़ें मेरे सामने नहीं आ पाई। बट क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं पर्टिकुलर लोअर कास्ट के जो अनएजुकेटेड हैं, जो पुअर हैं, तो मे बी मतलब दे आर फेसिंग मोर दीज चैलेंजेस। तो जैसे आप एसडीएम हैं, तो आपके पास बहुत सारे काम आते होंगे, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये काम सही है, जो बंदा आया है तो वो मतलब कि एक लीगल राइट काम लेके आया है कि इलीगल काम कराने हैं, तो उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई मेरे पास एप्लीकेंट आता है तो हमारी सबसे पहली उसकी प्रायोरिटी होती है कि उसकी बात सुनना, क्योंकि वो जन सुनवाई का समय ही 10 से 12 निर्धारित इसीलिए किया गया है कि हम उसकी, जो आया एप्लीकेंट, हम उसकी बात सुने, वो क्या कहना चाह रहा है। जब वो बात कहता है अपनी, तो जो नेचर ऑफ एप्लीकेशन होता है, जो कहने का तरीका होता है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब से कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हिंट मिल जाती है। फिर क्योंकि हम केवल बात जो कही गई उस पर काम नहीं करते, हमारे पास रिकॉर्ड्स भी होते हैं, रिकॉर्ड्स प्लस हमारे पास इंफॉर्मेशन भी होती है, लाइव इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस की कई सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें लगता है कि डाउटफुल है या ये अनड्यू एडवांटेज चाहते हैं, तो हम लोगों को जैसे ही ये चीज़ आइडेंटिफाई होती है, हम उसमें उसी तरीके से एक्शन लेते हैं। तो जैसा कि आप काम करते हैं निश्चित का, तो कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है, तो वो आप कैसे हैंडल करते हो? क्योंकि जाहिर सी बात है, जितने भी सिविल सर्विस होते हैं सबके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, पक्ष का विपक्ष का, तो कैसे आप उसको मैनेज करते हो? पॉलिटिकल प्रेशर एक तरीके से मैं कहूँ कि प्रेशर उस लेवल तक जाने ही ना दें।
और उसका तरीका ये है कि जब भी किसी भी चीज़ के लिए या किसी काम के लिए अगर कहा जाता है तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो काम करने लायक है कि नहीं। अगर वो काम करने लायक है हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, काम करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। तो मुझे नहीं लगता, और जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका भी सेम मोटिव है, पब्लिक सर्विस, लोगों की सेवा करना, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। सेम हमारा है, बट हमारा चैनल अलग है, उनका चैनल अलग है। दे आर मोर क्लोज टू पीपल, बस डिफरेंस इतना है। तो बहुत कम ऐसे पॉलिटिकल हेड्स होंगे जो गलत चीज़ें करने के लिए आपको कहेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम जो भी लीगल चीज़ें अगर उन्होंने कही हैं तो हम लोगों ने क्विकली रिस्पॉन्ड किया है और उनको इन्फॉर्म भी किया है। तो मेरे टाइम पे जब तक मैंने काम किया मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत मेरे साथ कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा हो। सेकंड क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो जो एक हो सकता है मेरा मूड उस समय ठीक नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, बट मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं फ़ोन ना उठाऊं या फिर मैं ढंग से बात ना करूं। तो ये कुछ चीज़ें हैं आई थिंक जो बेटर कर देती हैं, वो इशू को बढ़ने नहीं देती। तो ये सारी चीज़ें अपनाई मैंने बेसिकली। तो जैसा कि पता है हमें हर चीज़ के प्रो भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं, तो एसडीएम बनने के कॉन्स क्या है? एसडीएम बनने के कॉन्स क्या है? देखिए, जब आप कोई चीज़ करेंगे, सपोज दो पक्ष आए हमारे पास एक डिस्प्यूट को लेकर, और उस डिस्प्यूट में फेवर एक पक्ष की तरफ ही होगा, दूसरा पक्ष विपक्ष का हो जाएगा। तो जिसके फेवर में हमने काम किया, मतलब जो सही था, जिसके लिए हमने डिसीजन लिया और जिसके अगेंस्ट हमने डिसीजन किया, तो वो फिर राइवलरी की तरह हमें ट्रीट करता है। उसको लगता है कि इसमें हमारा पर्सनल कोई बेनिफिट है। तो सम टाइम हमें चार्जेस भी लगाए जाते हैं कि हो सकता है हमारा अनड्यू एडवांटेज हमने कुछ लिया होगा, इसलिए उनका फेवर किया, उनके फेवर में डिसीजन किया, या कुछ और चीज़ें पास्ट कुछ ऐसा रहा हो उसको हाईलाइट करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे वो डिफेम करने की कोशिश करते हैं। बट आई थिंक एट लार्जर एक्सपेक्ट आई थिंक ये सब चीज़ें बहुत ही मिनिमाइज है, जिनका कोई रोल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि एज ए एसडीएम मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं बेटरमेंट ज़्यादा कर सकती हूँ, स्पेशली हेल्थ की फील्ड में। और जैसा कि पता है तो आप लोग फील्ड पे ज़्यादा काम करते हैं, तो जब आप फील्ड पे जाते हो तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो किस टाइप के चैलेंजेस आपने अभी तक फेस किए हैं? फील्ड में जैसे मैं अपना बोलूँ, मैं कानपुर देहात में सिकंदरा में रही, तो वहाँ पे जब वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था, तो जब मैं विजिट के लिए जाती थी तो मैं जा रही हूँ, मेरा तहसील से निकलने का इंटेंशन है कि मैं बाढ़ के प्रभावित क्षेत्रों को देखने जा रही हूँ, बट मैं जब रास्ते में जा रही हूँ तो वहाँ पे सडनली मैं देखती हूँ कि एक इशू है, उसकी वजह से लोगों ने घेराव कर रखा और हमारी गाड़ी रोक ली। तो पहला तो ये कि हम जिस माइंडसेट से जा रहे होते हैं वो माइंडसेट में भी हो सकता है कि उसके अलावा भी हमें अदर चैलेंज मिले। दूसरी चीज़, बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे राशन है और पानी की है, नलकूप की है, बहुत सारी ब्लॉक लेवल की जो समस्याएं हैं कि ब्लॉक में सुनवाई नहीं होती, ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो उन्हें लगता है कि हम तक वो नहीं पहुंचा पाए और हम उन्हें मिल गए क्योंकि रास्ते में, तो वो वहाँ भी वो सारे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी इश्यूज़ होते हैं जिनमें जो गाँव के लोग हैं वो रोते भी हैं कि आप कह तो रही हैं बट ऐसी चीज़ें हो नहीं पा रही। तो हमें एक रियलिटी भी पता चलती है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन है, जो हमारे निर्देश हैं, क्या वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, ये भी फीडबैक हमें मिल जाती है। तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें हर चीज़ दिखती भी है, सुनाई भी देती है, समझ में भी आती है। तो अच्छा तरीका होता है जिसको फिर हम जब दोबारा उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उस काम को करते हैं, तो उन सारे पॉइंट्स को अपने काम में इंक्लूड करते हुए करते हैं ताकि उसका बेटर पेनिट्रेशन हो। तो जैसा कि जॉब सिविल सर्विस की कह सकता हूँ थोड़ा सा रिस्की है, तो कई बार क्या होता है घेराव भी होता है, कुछ थोड़ा बहुत इधर डिस्प्यूट हुआ तो सीधे आके एडमिनिस्ट्रेशन को घेराव करते हैं, एसडीएम को घेराव कर लेते हैं, गाड़ियाँ रोक लेते हैं। तो कभी ऐसा डर नहीं लगा आपको कि एकदम से 150 लोगों की भीड़ में आके घेर लिया, तो ऐसा डर महसूस हुआ या कभी कुछ ऐसा? टचवुड अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, और मुझे लगता है कि मेरे मेडिकल प्रोफेशन ने मुझे काफ़ी अच्छा एक डेवलपमेंट दिया है कि मेरा जो जितने भी लोग मेरे पास आते थे वो मुझसे सेटिस्फाई होके ही जाते थे। मैं उनका काम कर रही हूँ या कर दूंगी, मे बी मैं इमीडिएटली उसको सॉल्व नहीं कर पाऊँ, बट ये था कि उनको एटलीस्ट मेरे पास आके रिलीफ मिल जाता था कि हाँ ठीक है ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके का ये सिचुएशन तब आती है जब
ट्रस्ट नहीं होता है बेसिकली ऑफिसर के ऊपर। तो पब्लिक और हमारा इंटरेक्शन बहुत मैक्सिमम था। मैं मैक्सिमम फील्ड में रहती थी, मतलब मेरा रूटीन था कि मैं तहसील का 2 बजे तक जो काम है उसके बाद शाम को मेरी एक फील्ड विजिट डेली रहती थी। तो मुझे मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम्स पता है, मैं उनसे कनेक्ट हूँ। तो जो थर्ड पर्सन रोल है वो खत्म हो जाता है। जितने जनप्रतिनिधि थे उनसे मेरी रेगुलर डायरेक्ट बात होती थी, मैं सभी का फोन उठाती थी, तो समस्याएं हर तरीके से मेरे पास आ जाती थी। जो मेरी टीम थी तहसील की वो भी सबको मैंने सेंसिटाइज कर रखा था कि कोई भी आता है तो इस तरीके का उसको इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि वो उतनी दूर से आ रहा है और यहाँ पे कोई मिला नहीं उसकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो ये कुछ चीजें थी, मुझे लगता है जो अप्रोच रही तो पब्लिक सेटिस्फाई थी। बट यस, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन 1-2 बार ऐसी रही जहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन आते आते रह गई। तो वहाँ पे बहुत सारे पब्लिक से ही लोग आपके साथ आते हैं, वो समझाते हैं पब्लिक को और पब्लिक मानती भी है। कई बार चार्जेस लगते हैं सिविल सर्वेंट्स के ऊपर कि करप्शन के चार्जेस काफ़ी टाइम से लगते आ रहे हैं और लग रहे हैं अभी भी। तो क्या करप्शन कम हो रहा है इस फील्ड में? करप्शन तो है क्योंकि चार्जेस लगते हैं, तो क्या है इसकी रियलिटी, क्या है करप्शन कहाँ पे? देखिए, करप्शन के चार्जेस लगना और करप्शन प्रूफ होना, करप्ट होना, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, जो पर्सन जिस वैल्यू के साथ आया है वो कहीं भी रहेगा, किसी भी प्रोफेशन में रहेगा, वो वही काम करेगा। अगर एज ए पर्सन वो सिविल सर्विस में आया है तो वो अपनी इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट पर्सन आया, इंटीग्रिटी मेंटेन रखेगा। अगर ऑनेस्ट नहीं है तो वो किसी भी फील्ड में जाएगा, वो करप्शन को प्रमोट करेगा। तो मुझे लगता है जो अभी जो लोग आए हैं, जो नए लोग हैं, बिकॉज सब मोस्टली जो अब की पीसीएस के लोग हैं दे आर यूपीएससी, बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो यूपीएससी में नहीं कर पाए वो पीसीएस में आए। तो इधर जो लोग आ रहे हैं मुझे लगता है नए, वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी सेंसिटिव है। दूसरी चीज़, फीमेल का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है, तो फीमेल के केस में ये चीज़ें रिलेटिवली कम हो जाती हैं क्योंकि उनका पब्लिक इंटरेक्शन उतना नहीं होता है, खुराफात थोड़ी सी कम होती है। ये सारे कुछ चीज़ें। थर्ड, गवर्नमेंट की तरफ से भी स्ट्रिक्ट चीज़ें चल रही, लॉज आ रहे हैं, तो उसकी वजह से एक डिटरेंस भी है। फोर्थ क्या है कि बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं वो भी इसी माइंडसेट से आ रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट हमारा मोटिव होना चाहिए, ना कि हमें जनता को परेशान करना या डाइवर्ट करना। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिलके एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं। बट येस, वी कैन नॉट से कि बिल्कुल 100% करप्शन फ्री है, प्लस माइनस चीज़ें चलती हैं साथ में, बट येस कम हुई है एंड इट वेरी पर्सन टू पर्सन। कभी आपको ऑफर हुआ है कहीं से या आया है कि ये ले लो और हमारा ये काम कर दो? क्योंकि बिल्कुल ये चीज़ें तो रहती ही हैं, आपका इंटीग्रिटी हमेशा चेक होती है इस प्रोफेशन में जहाँ पे हम लोग हैं। वहाँ पे कोई भी आएगा और ये भी है जिसका जितना गलत काम होगा वो उतना ही आपके पास अप्रोच करेगा। बट अगर मैंने सोचा है, अगर मैंने जाना है कि ये काम नहीं सही है तो मुझे वो काम करना ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं अगर मुझे मनी या इतना मैं मनी माइंडसेट से आती तो आई थिंक मेरी मेडिकल प्रोफेशन इज मोर देन दिस प्रोफेशन। तो मेरे लिए कभी मनी बहुत मैटर नहीं किया। यस, एक लेवल तक ठीक है कि हम एक बेसिक चीज़ों को परस्यू कर पाएँ, उतना ठीक है। बट अगर किसी ने इस तरीके की मेरे सामने हिंट करने की कोशिश की, ऑब्वियसली हिंट ही करेंगे, तो मैंने उसके लिए अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है और आवाज़ भी उठाई। तो दोबारा फिर हिम्मत नहीं हुई ये वाली चीज़। तो जैसे कि आप जैसे बचपन से, तो आप, मैंने देखा कई इंटरव्यू में, बचपन से आपका ऐसा था नहीं कि एसडीएम ही बनना है, तो ये समय के साथ साथ कैसे चेंज होता गया कि मतलब पहले मेडिकल फील्ड फिर सेलर, कि आगे भी कुछ और है? नहीं, देखिए, आई थिंक क्या कहते हैं ना, बदलते रहना या बढ़ते रहना, मतलब हमें हमेशा अपने से बेटर करते रहना चाहिए समय के साथ। अगर मौका मिल रहा है तो आई थिंक उस मौके को मुझे मिला तो मैंने उसमें अपना योगदान दिया। अब फ्यूचर तो मैं नहीं कह सकती, बट अभी फ़िलहाल जो मेरी सर्विस है, मैं इस सर्विस में चाहती हूँ कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मेरी जो एबिलिटी है एज अ डॉक्टर पूनम, मैं उसको इसमें इन्फ्यूज़ करना चाहती हूँ। तो आप डॉक्टर के साथ साथ एसडीएम में, तो कभी अपना जो आपका मेडिकल वाला है, तो कभी आपने इस प्रोफेशन में यूज़ किया या कहीं पे आपको? हाँ, बिल्कुल। मैं तो इनफैक्ट ये समटाइम कहती हूँ कि मेरे साथ तो एक डॉक्टर भी चलता है, एक एसडीएम जो डॉक्टर कैरी करता है, तो मैं 2 सर्विसेज दे देती हूँ एक बार में। जैसे सपोज जो मेरी तहसील थी पुरानी, वो काफ़ी रिमोट तहसील थी जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल मिनिमल थी, बट क्योंकि मैं
मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेडिकल की कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। पहली चीज़ जो गवर्नमेंट सेटअप है, तो एक उनको एक मैसेज चला जाता है जो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइडर हैं वहाँ पे, तो वो बेटर काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरी चीज़, उनसे कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। तीसरी चीज़, जैसे मैं अभी कॉन्सेप्ट आया था बाढ़ चौपाल का, तो हेल्थ मोबाइल टीम भी हेल्थ की गई, तो उसमें भी मैं इन्वॉल्व हो गई। साथ ही जैसे मैं जाती थी किसी भी गांव में गई मैं सपोज, तो मैं वहाँ पे प्रिवेंटिव जो हेल्थ है मैं उस पर काम करती थी। मतलब जो भी एजुकेशन रिलेटेड टू विमेन हेल्थ है मैं वो भी करती थी। कभी फैमिली का ये नहीं रहता है कि यार फैमिली में टाइम कम दे रहे हो और मतलब जॉब पे, ये तो रहता ही है क्योंकि नहीं, मैं टचवुड बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में। मेरी फैमिली बहुत 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 अच्छी है और उनकी कभी मेरे से कोई इस तरीके की शिकायत नहीं रही, बल्कि उन्होंने उल्टा मेरे से पूछा कि जहाँ भी तुमको लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है वहाँ पे हम सब खड़े हैं। तो वो मेरे साथ ऐसा नहीं हो पाया कि मुझे ऐसा महसूस हो कि मेरी फैमिली मुझसे ये शिकायत है उनको कि मैं समय नहीं दे पा रही हूँ। तो लाइफ का आपके सबसे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा था? कब आपको लगा कि यार अब यार बंद कर देना चाहिए या अब कुछ नहीं होगा? लाइफ का लोएस्ट पॉइंट मैं ये कहूँगी जब मैं मेरी बेटी को छोड़ के प्रिपरेशन के लिए गई थी दिल्ली, तो वो मेरा सबसे लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी थी। तो मेरे वो मदर वाले भी इमोशंस थे एंड सडनली मैं एक बिल्कुल अलग फील्ड में, जो कि और सेकंड में एक ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड करियर में थी, उसको छोड़ के मैं एक थर्ड फील्ड में जा रही हूँ जहाँ पे देयर इज नो सर्टेनिटी, कुछ भी क्लियर नहीं है और वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दैट प्रिपरेशन। तो वो वाला जो पॉइंट था, मतलब मेरे को इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस करना था, अपना माइंड भी साउंड रखना था सो दैट आई कैन गेट कि क्या पढ़ रही हूँ, क्या समझ रही हूँ, इंटेलेक्चुअल भी होना था अपने। तो बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना था। तो वो एक क्राइसिस थी उस समय कि ये जो डिसीजन है सही है, क्या मेरी बेटी के साथ मैं जस्टिस कर पा रही हूँ, या ये मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या जस्ट क्या है, मतलब मैं नहीं समझ पा रही थी। तो वो काफ़ी टफ टाइम रहा मेरे लिए, बट आई थिंक समय के साथ बैलेंस। तो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है पॉडकास्ट का कि जो यूपीएससी या लाइफ में कुछ भी करना चाहता है तो उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि वो लाइफ में कुछ अचीव कर ले, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए? देखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, पहली चीज तो हमें अपना गोल क्लियरली डिसाइड होना चाहिए सिंस बिगनिंग। लाइक हमें पता होना चाहिए कि हमारे इंटरेस्ट एरिया क्या है। पहली चीज, जब हमें हमारे इंटरेस्ट एरिया पता होंगे तो हम उस तरफ एक प्लान बनाएंगे, सोचेंगे, उस डायरेक्शन में चीजों को करेंगे। सेकेंड चीज क्या है कि हमें लाइक माइंडेड पीपल ढूंढने हैं। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है उस फील्ड की तरफ अगर हमें कुछ दो चार लोग मिल जाते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज इट गिव्स यू अ हेल्दी डिस्कशन प्लेटफॉर्म। वो बहुत जरूरी। तीसरा, ये सपोर्ट ऑफ फैमिली आई थिंक, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज लाइक कि आपका डेडिकेशन एंड परसिवरेंस। ऐसा नहीं है कि आप बहुत होशियार हैं, आप एक अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत है। तो परसिवरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लगे रहें, डटे रहें। एक बार नहीं मिलेगा, दो बार नहीं मिलेगा, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, मिलेगी, सफलता मिलेगी। और अल्टीमेट अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तो एटलीस्ट आप इतने इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, इतनी आपको ब्रॉड नॉलेज हो जाएगी कि आप यूपीएससी नहीं तो आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह अपने आप को स्टैब्लिश कर लेंगे। तो अधिकतर यूपीएससी करने के बाद जो फेल हो जाते हैं वो पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं क्योंकि हिस्ट्री का काफ़ी नॉलेज हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, वो स्कीम ही रह जाती है, वो ग्राउंड लेवलिटी पे नहीं पहुंच पाती। उसमें जो लूप होल है, क्या वो सिविल सर्विस सर्वेंट है या पॉलिटिकल है या और कोई बीच में जो लूप होल क्रिएट कर देता है उसका? पहले तो कोई भी जो स्कीम चलती है, एक हो गया स्कीम का जो बनी स्कीम बनना, दूसरा उसका एग्जीक्यूशन। स्कीम जो बनती है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि स्कीम बनती जिस लेवल पे है, क्या उस लेवल पे वो सारे प्रैक्टिकल ग्राउंड एस्पेक्ट कंसीडर किए जा रहे हैं या नहीं, जो कि आई थिंक अभी थोड़ा बेटर हुई है। पहले इन चीजों पे फोकस नहीं था, क्योंकि ऑफिस में बैठ के स्कीम बन रही है, ग्राउंड पे क्या रियलिटी है नोबडी नोस। तो एक जब ये कोहेरेंस आ जाता है तो मैक्सिमम उसका रिजल्ट मिलता है। सेकंड, जब वो पब्लिक के पास पहुंचती तो जो डाइवर्जन होता है, डाइवर्जन इन द सेंस कि जैसे कि एलिजिबल लोग हैं वो इनएलिजिबल हो रहे हैं एंड इनएलिजिबल लोग उस स्कीम के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें, बट अभी क्या हुआ है, क्योंकि हर चीज ऑनलाइन हो गई है,
हर चीज कंप्यूटराइज है, रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, सभी के डेटा हैं। तो ये जो डाइवर्जन की चीजें हैं ये कम हुई है। साथ में जो पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे एक्सपर्ट आ रहे हैं। पहले क्या होता था सिर्फ आर्ट्स के ही लोग सिविल में आते थे, अभी क्या हर स्ट्रीम से लोग हैं। तो जब इतना मल्टी स्किल टास्क का पर्सन अगर बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं सभी के उससे, तो आई थिंक वो सारी डायमेंशन उसमें कवर हो रही है। तो वो दोनों जो पॉलिसी मेकिंग है और पॉलिसी एक्सिक्यूशन है, दोनों ही आई थिंक अभी बेटर हुए हैं। बट यस, पब्लिक अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पब्लिक को अगर लगता है कोई भी चीज वो फीडबैक देती है तो पॉलिसी रिकरेक्शन भी होता है। जैसे आपने बताया ऑनलाइन, तो अब पिछले 2-3 लॉकडाउन के बाद से जो सोशल मीडिया का यूज जो है यूथ में ज़्यादा बढ़ गया है, तो कई लोग उसका मिसयूज भी कर रहे हैं, कुछ लोग यूज भी कर रहे हैं। तो कितना बेनिफिशियल है ये स्मार्टफोन या नेटवर्क हमारे लिए जो आज हम लोग 5G यूज कर रहे हैं, तो कितना यूजफुल है? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो दो धार हथियार की तरह आप उसे समझ सकते हैं। अगर हमने उसे अच्छी डायरेक्शन में यूज किया तो वो हमें बहुत अच्छा नॉलेज देगी। यही अगर हम उसमें गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो वो हमें बिल्कुल हमारे ट्रैक से ही डिस्ट्रैक्ट कर देगी। दूसरी चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो या कोई भी फील्ड हो, अगर हम उसका बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसके साइड इफेक्ट्स होते ही होते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें इंडिया के सिनेरियो में, स्पेशली यूपी के सिनेरियो में, ये है कि अभी क्योंकि एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, लर्निंग आउटकम अब बेटर हो रहा है, तो उसकी वजह से उसका स्मार्टफोन का स्मार्टली यूज कैसे करना है, हमने यूज करना सीख लिया, बट उसका स्मार्टली यूज जो पर्टिकुलर पर्सन के लिए बेनिफिशियल हो वो नहीं सीख पा रहे हैं अभी उतनी पेस से। तो कहीं ना कहीं हमें एक लाइन खींचने की जरूरत है कि ये टाइम है, इतना मैक्सिमम टाइम जो हमें अपने फोन को या सोशल मीडिया को देना है, बाकी जो टाइम है वो खुद को अपने डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, जो हमारे आसपास सराउंडिंग है उसके बारे में सोचने के लिए और उसको डेवलपमेंट के लिए लगाना है। बिकॉज हम लोग देखते हैं आजकल क्या है, हम ग्रुप में 4 लोग भी अगर बैठे हैं तो वो चारों कहाँ बिजी होंगे, अपने फोन में। जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं था, हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते थे। इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक, क्योंकि हम एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहे, हम प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं फोन के थ्रू किसी से जो जिससे हमें कोई मतलब, जो हमारा फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है या जो हमारे पास है, जो इमीडिएट हमें केयर दे सकता है, हम उससे डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक मेंटल डिसऑर्डर भी कॉज कर रहे हैं। तो चैलेंजेस है नो डाउट, बट अगर इस पे एक डेडिकेटेड एजुकेशन ली जाए कि टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है फॉर बेनिफिशियरी फॉर द पर्सन, तो आई थिंक इसका हम ज्यादा बेटर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट अंत करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से जितना आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो यूपीएससी के रिलेटेड इंटरनेट के यूज़ के लिए तो आप ले लो, और इसको बेटर वे में इसको आप देखें ताकि एनालाइज करें कि कितना हम इससे यूज़ कर सकते हैं।